हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बेसिकली स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं कि जो हमारा अगला यूजीसी नेट का पेपर होगा 2021 जून में, जो एक्सपेक्टेड है कि होना चाहिए, कैसे अभी से हम उसकी तैयारी करें, क्या क्या कंटेंट हमको फ्री अवेलेबल है, कितना हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या आता है यूजीसी नेट पेपर 1 में, इन सब की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो टोटल स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे। आइए हम अपने वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अनअकैडमी की, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अगर अभी तक आपने यहाँ का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि प्राइस बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं और काफ़ी आपकी अच्छी प्रिपरेशन अनअकैडमी के माध्यम से होगी, जहाँ पे काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं जो कि आपको लाइव पढ़ाते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं। ऐप आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल क्लासेस फ्री हैं। प्लस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आप ले सकते हैं। KB10 कोड यूज करिएगा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। काफ़ी बच्चों ने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है। शुभेंदु ने और खालिदा जी ने ज्वाइन किया है। निक्की, नितेश, आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग है। और आइए हम जो है आज यहाँ बात करने वाले हैं, क्योंकि अब सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। नई चीज़ें फिर से होंगी। जून के लिए हम तैयार करेंगे, तो कैसे स्ट्रैटेजी इस बार होनी चाहिए पेपर 1 के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जी हाँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक पे था। और आइए आज का वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शंस कौन कौन से आते हैं। सेक्शन का मतलब कि ये जो यूजीसी नेट पेपर 1 है हमारा, एनटी नेट पेपर 1 बहुत सारे सेक्शंस को, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को मिला करके बना है, जिसको कि मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि सेक्शंस हैं। तो क्या क्या सेक्शंस हैं आप सबको पता होगा। सिलेबस भी ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ उन चीजों की बात करने वाले हैं जो शायद सिलेबस में आप लोग को नहीं दी हुई हैं। कंप्लीट स्ट्रैटेजी की आप बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो कि यहाँ इंक्लूडेड है, क्या क्या आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरमेंट, मैथ्स, और उसमें जो रीजनिंग नंबर सीरीज वगैरह आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल आता है इसके अंदर, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 10 सेक्शन हमारे सामने है। ठीक है, एग्जाम तो सर मार्च अप्रैल में होगा। जब भी होगा गाइस, हमें तो पढ़ना है, हमारा काम पढ़ना है। जब भी होगा वो उनका काम है डिसाइड करना, हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है। ठीक है, तो यहां पे ये 10 सेक्शंस है, बहुत सारे हैं। और ध्यान दीजिएगा, अभी जो नया हमारा पेपर का पैटर्न हो गया है लास्ट टाइम के हिसाब से, इसमें ऐसा नहीं रह गया है कि भाई अगर सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं तो थोड़ा थोड़ा सबसे पूछा जाएगा, क्योंकि केवल 50 क्वेश्चंस आने हैं। अभी ऐसा हो गया है कि इन सबसे बहुत डीप डीप से आने लगा है। मतलब कि ये 10 के 10 सेक्शन से बहुत डीप से चीजें आ रही हैं। तो क्या क्या आता है, आइए स्लाइड्स पे आगे चलते हैं और एक एक करके हम इन सेक्शंस को देख लेते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि जो सेक्शंस यहां पे मैंने लिखे हैं, अगर आपको इसका सिलेबस देखना है तो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वो सिलेबस आप डाउनलोड कर लें। और अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे यूजीसी नेट सिलेबस, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के हिसाब से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो यार थोड़ी सी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फ्री मटेरियल अवेलेबल है वो क्या क्या है, जो आप मुफ्त में बिना किसी खर्चे के, अगर आपके पास इंटरनेट का प्लान है, फोन है, तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, इससे आपको सारे सेक्शंस की जानकारी मिलेगी। प्लस उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अब अवेलेबल हो गए हैं। आंसर की प्रीवियस ईयर पेपर्स बच्चों दोनों अवेलेबल हो गए हैं। एनटीए की जो वेबसाइट है nta.ac.in, उस पे आप डाउनलोड कर लें। वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे आपकी तैयारी में। फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, इंटरनेट आपके पास केवल होना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं यहाँ यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ बहुत सारी क्लासेस डेली होती रहती हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन द्वारा जब भी क्लासेस होती हैं आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी स्पेशल क्लास, अनअकैडमी आप डाउनलोड नहीं की है, डाउनलोड कर लें। और जो स्पेशल क्लासेस हैं आप सबके अपने सेक्शंस में, पेपर 1 पेपर 2 में, वो भी आपको वहां पे मिलती हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जितने हमने 10 सेक्शंस की यहाँ पेपर 1 में बात करी है उसको 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है,
तो चलिए, काफ़ी बच्चों ने अभी और ज्वाइन करा है, तो आप सबको ही गुड इवनिंग है, सबको प्रणाम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक बार सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस की हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि सिलेबस में क्या है ना, पूरी जानकारी नहीं दी है। सिलेबस में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स तो लिखे हैं, लेकिन उन टॉपिक्स के बाहर से भी चीजें पेपर में बनती हुई आती हुई दिखती हैं। तो यहां सबसे पहले हम एक ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं कि क्या और कैसे पढ़ना पड़ता है। तो पहले हम लोग यहाँ पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड का पॉइंट। इसमें सबसे पहले तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, पहली चीज। और दूसरी जो आपको पढ़नी पड़ सकती है, कॉमन क्वेश्चन में मतलब कि टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें जो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग भी जाता होगा, थोड़ा बहुत गेस वर्क भी आपका काम करेगा। लेकिन कुछ चीजें जो नई ऐड हुई है वो है थियरीज ऑफ पेडागोजी। आपको अगर पता हो तो सीटेट का एक पेपर होता है जिसमें एक सेक्शन होता है चाइल्ड पेडागोजी का, उसके अंदर ये टीचिंग की थ्योरीज होती हैं, लर्निंग की थ्योरीज होती हैं, वो थ्योरीज को यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप सीटेट की कभी तैयारी कर रहे थे, कोई आपके जान पहचान में कोई है जिसके पास बीएड की बुक्स हैं, पेडागोजी की, सीटेट की बुक्स हैं, वो भी काम करेंगी, उससे भी अब बहुत कंटेंट जो है यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में आने लगा है। तो ये हमारा जो पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये पूरा थियोरेटिकल पेपर है। थियरी आपको पढ़नी है, कुछ उसमें न्यूमेरिकल लगाने का नहीं है, कुछ डेटा फैक्ट्स फिगर इकट्ठा करने का नहीं है, बस थियरी है। सेम थियरी में हमारा दूसरा सेक्शन भी आता है जो है कम्युनिकेशन का सेक्शन। इसके अंदर भी बिल्कुल वैसी कॉमन क्वेश्चंस आपके आते हैं। कम्युनिकेशन मतलब संचार, संप्रेषण, कि कैसे आपकी आवाज दूसरे तक जाती है, कैसे दो लोग जो है एक दूसरे की बातें समझते हैं, ये सब चीजें जो कि आसान होती हैं, जो क्लासरूम के अंदर होता है, जिसको हम क्लासरूम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन मॉडल्स, यानी कि कम्युनिकेशन जब हो रहा होता है तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये भी बहुत छोटी सी थियरी है। जैसे हमने अभी टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करी, इसमें जो थियरीज ऑफ पेडागोजी है वो बहुत सारी हो गई हैं। अब तो पिछले बार के हिसाब से और ज्यादा ऐड कर दी गई है, थोड़ा कंटेंट ज्यादा है पढ़ने के लिए। कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन में एक ही मॉडल है, 3 टाइप के मॉडल हैं, उनमें सब में लगभग एक ही बात है, इंटरैक्टिव मॉडल, लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल। उसके अलावा और कोई थियरीज इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, एक चीज जो नई ऐड हुई है वो मास मीडिया का कुछ कंसेप्ट ऐड हो गया है, ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और अगर हम सिलेबस में देखें तो बस मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन एक लाइन दे दी गई है, लेकिन इसके अंदर ब्रॉड हो गई हैं चीजें, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी थियोरेटिकल है, ना इसमें डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ना न्यूमेरिकल से, ना कोई सवाल है। और अगले हम आते हैं यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड पे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में समझ लीजिए, रिसर्च में अगर आप लोग ने कभी पढ़ा हो तो उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं। जैसे आपका टी टेस्ट है तो टी टेस्ट पर न्यूमेरिकल हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, कोफिशिएंट का भी सवाल हो सकता है, कोरिलेशन का भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर में आता है, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, कोई भी सवाल नहीं आता है, कोई भी फॉर्मूला नहीं आता है। तो फॉर्मूले सवाल कैसे होंगे, इसको बिल्कुल भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो सब अभी तक नहीं आया है। अब अगली बार वो दे दें, उनका मूड चेंज हो जाए, उसमें नहीं कह सकते। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो अगली बार भी मोस्ट लाइकली नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव रीजनिंग लगा रहे हैं। ठीक है, तो एंटायर थियोरेटिकल रिसर्च, तो थियोरीज जो भी हैं, जो भी आपने रिसर्च की बुक में कुछ भी पढ़ा है, न्यूमेरिकल टेस्ट वगैरह को छोड़ के वहां पे, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल या फॉर्मूलाज वगैरह नहीं आएंगे। तो जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के स्टेप्स, इसके अलावा उसके अंदर जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा बेल कर्व होता है, उसके अंदर बेल कर्व की अलग अलग शेप्स होती हैं, तो क्या शेप कैसे जाती है, ऊंचाई नीचाई में जब फर्क होता है, प्लेटो कर्टिक चीजें होती हैं। ठीक है, या स्क्यू या कर्टोसिस जिसको हम लोग कहते हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जो भी थियोरेटिकल चीजें हैं सब कुछ आपकी रिसर्च में आती हैं, कुछ भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं, हर जगह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
ओके आपका ऐप क्यों नहीं चल रहा है? बेटा ऐप जो है वो बंद हो गया है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, वो नहीं चलेगा। अनअकैडमी ऐप ही चलेगा, ठीक है? तो उसको आपको यूज करना है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? पेपर जो आपको मिलते हैं वो मैंने आपको बताया एनटीए की वेबसाइट पे 2020 वाले अभी जो पेपर हुआ है उसके फ्री आपको पेपर अवेलेबल हो गए हैं। तो एनटीए की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे के सारे सेट्स जितने भी हैं सब अवेलेबल है, ठीक है? और बाकी जो पढ़ाई की बात रही तो वो आप अनअकैडमी के ऐप से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे सेक्शन पे जो कि है वर्बल रीजनिंग। तो अभी हमने बात करी यहां पे रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड एक कॉमन सेंसिकल नहीं है, जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन की बात करी उसमें कॉमन सेंस है, इसमें कॉमन सेंस नहीं है, ये तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं आएगा। सेम उसी तरीके से पढ़ने वाली जो सेक्शन है यहाँ पे वो वर्बल रीजनिंग भी है। वर्बल रीजनिंग क्या है? आर्ग्यूमेंट्स, भाषा की मैथ्स कह सकते हो, यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टेप वाइज बोलते हैं, बात बिल्कुल समझ में आती है, तर्कयुक्त होती है जिसको हम कहते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कुछ कभी बोला कुछ कभी बोला, तो बात उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो वर्बल रीजनिंग में हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो बात हम लोग करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो कितना उसमें तर्क होता है, कब कब हमें लगता है तर्क है और तर्क एक्चुअली में नहीं होता, जिसको हम फैलेसी कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक तरीके से कह लो कि लैंग्वेज की जो मैथ्स है, लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन कैसे है और क्या सही तरीका होता है बोलने का, ये चीजें हम पढ़ते हैं। नई चीज इसके अंदर ऐड हुई है इंडियन लॉजिक। एक तरीके से जो पहले जमाने में जो पुराना इंडिया था वहां पे न्याय का एक सब्जेक्ट था जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में भी अलग अलग काल हुए ना, जैसे पहले वैदिक काल था, उसके बाद बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, इन सबके अलग अलग तरीके थे, सिद्धांत थे, इन्होंने अलग अलग तरीके से वर्बल जो रीजनिंग होती है इसको समझा। तो ये बहुत वास्ट हो गया, बहुत ज्यादा वास्ट हो गया। और रिसर्च एप्टीट्यूड की तरह वर्बल रीजनिंग भी एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट, एक नॉलेज गेन करना पड़ेगा, कॉमन सेंस से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो हमने क्या बात करी स्टार्टिंग में? टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन, जो कॉमन सेंस से काम चल सकता है। अब हमने बात करी रिसर्च एप्टीट्यूड वर्बल रीजनिंग, जिसमें पढ़ना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आईसीटी भी है, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट वगैरह, इनकी जानकारी होना जरूरी है। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? आपका फर्स्ट पेपर का वीडियो कहां मिलेगा? प्रदीप जी पूछ रहे हैं भाई मेरा वीडियो सारे के सारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा अनअकैडमी पे आइए, वहां पे भी मेरे को सर्च करेंगे भरत कुमार नाम से, तो जो मेरी क्लासेस बनी है स्पेशल क्लासेस वो आपको मिल जाएंगी। तो इतनी जगह पे मेरा मटेरियल है, ठीक है? ओके, तो यहां पे आईसीटी, अगर आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर यहां कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में वीक हैं, आपको ये कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं समझ में आता है, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं खुद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काफी एक्टिव हूं, तो काफी अच्छे से जो हम क्लासेस लेते हैं उसमें हम बात करते हैं क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, इन सब की हम लोग बात करते हैं, ठीक है? अगला हमारा यहां पे आता है मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग मैं यहां पे क्यों डाल रहा हूं? सिलेबस में अलग तरीके से दिया है। सिलेबस में वर्बल रीजनिंग को रीजनिंग बोला गया है, लॉजिकल रीजनिंग बोला गया है। रीजनिंग मतलब जो नंबर सीरीज और पहेली टाइप के सवाल होते हैं। तो क्या क्या सवाल पहेली टाइप के यहां पे आते हैं? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का सवाल आता है बहुत ज्यादा, सीरीज का आता है, नंबर सीरीज हो सकता है, अल्फाबेटिकल हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन के सवाल आने लगे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट, जो लोग बैठे हैं लाइन से, वो सारे सवाल आते हैं। मैथ्स की बात करें, बहुत इजी आता है। ये पूरा सेक्शन जो है ये प्रैक्टिकल सेक्शन है, सवाल को लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और काफी इजी सेक्शन ये आपका आएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, 7वीं 8वीं कक्षा तक अगर मैथ्स अच्छी आ गई है, रेखा गणित होती है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जिसमें होता है, बीज गणित, अलजेब्रा, इक्वेशन, समीकरण होते हैं, और जो है आपका अंक गणित, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक से सबसे ज्यादा आता है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको काम आएगा परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस,
पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एलिगेशन, ये जितनी भी चीजें हैं कुछ भी छूटा नहीं है। पहले बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, अब इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है, डीप कर दिया है। ये सारी चीजें आएंगी लेकिन बिल्कुल कोर से आएंगी, बेस से आएंगी। और दूसरी चीज आपको मैथ्स में ये जाननी है, जैसे अगर आप बात करें रेलवे के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, इनमें पैटर्न पे सवाल आते हैं। तो आप देखते हो कि कोई अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें शॉर्टकट्स बताए जा रहे होते हैं कि भाई देखो ये शॉर्टकट है, इतना लंबा सवाल मत करो, ऐसा अगर सवाल आएगा ये शॉर्टकट लगा देना। ये नेट में क्या होता है, कोई भी पैटर्न पे सवाल आता ही नहीं, कभी भी पैटर्न पे सवाल नेट में नहीं आएगा। हमेशा अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप सवालों कर पाओगे, फॉर्मूला क्लियर होगा कोई सवाल में डाल के कर लोगे, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसमें बिल्कुल आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तो हम बिल्कुल बेस पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा शॉर्टकट नहीं सिखाते हैं कभी भी, क्योंकि वो कभी काम नहीं आएंगे यहाँ पे। और बहुत ईजी और सबसे स्कोरिंग होता है मैथ्स का। अगला जो सॉल्व करने वाली चीज है, तो अभी हम किन सेक्शंस की बात करें, जैसे मैथ्स की बात की जिसको सॉल्व करना पड़ता है, उसी तरीके से अगला जो सॉल्व करने वाला सेक्शन है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का है। बहुत सरल हो गया है, पहले बहुत कठिन आता था, तो केवल यही एक सेक्शन है जो पहले से सरल कर दिया गया है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन से काम चल जाएगा। मतलब टेबल आपके सामने बनी होगी, मान लो क्रिकेट की टेबल बनी है, इतना रन इतना बैट्समैन ने बनाया, इतना बॉलर ने इतना रन रेट दिया, ठीक है। अगर वो टेबल समझ ले रहे हो क्या बनी है, कहां पे जो अंक लिखा है उसका क्या मतलब एक्चुअली है। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे कि देख लिया और समझ में आ गया, ठीक है, देखोगे समझ में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बहुत कम ही ऐसा होगा कि पेन उठा करके थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर करना भी पड़ेगा तो बहुत इजी होगा। तो ये एक्सट्रीमली इजी हो गया है। 5 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। अच्छा, तो जो हम सेक्शंस की बात करें सब में से ऑन एन एवरेज 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत जरूरी नहीं है, कभी 6 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, तो ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा चलता है। ऑन एन एवरेज 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन बहुत कम आप लोग को इसमें रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा जो प्रैक्टिस वाला लगाने वाला एक तरीके से सवाल करने वाला सेक्शन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें गिन के 5 क्वेश्चंस आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की तरीके से ही, और इसमें आपको एक पैसेज दिया होगा, अनसीन पैसेज होगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस फाइंड करने होंगे। यूट्यूब पे क्लासेस कब लगेगी, राहुल यादव जी पूछ रहे हैं। भाई यूट्यूब पे क्लासेस लग रही हैं, आप ज्वाइन करिए, ठीक है। बहुत सारे ट्रेनर्स आए हैं, नए नए ट्रेनर्स आए हैं, काफी फेमस ट्रेनर्स आए हैं, उनको भी आप देखें, ठीक है। और मेरी भी क्लासेस जो है जल्द ही आएंगी। आज हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं। इज इट श्योर दैट एनटीए विल बी कंडक्टिंग द नेक्स्ट एग्जाम इन मार्च और अप्रैल? अभी देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या आता है, अभी श्योरिटी कैसे देते हैं जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अब हम आगे आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले सेक्शंस पे, जिसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स, कौन सी चीज किस सन में हुई, किस ईयर में हुई, ये किसने करी, ये कब हुआ, इसके अंदर क्या हुआ था, कितने पॉइंट्स इसके अंदर थे, ये जो गिनती वाली चीजें हैं, जो लिस्ट बना के रटने वाली चीजें हैं, उन सेक्शंस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला है हायर एजुकेशन, और ये सेक्शंस जो है बहुत वास्ट कर दिए गए हैं, बहुत वास्ट कर दिए गए हैं। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें समझनी पड़ेगी हायर एजुकेशन में वो है प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम। आजादी से पहले, यानी आजादी से बहुत पहले, इतना पहले कि जब तुलसीदास होते थे, इतना पहले का भी हो सकता है, ठीक है। तो वैदिक काल में कौन कौन से स्कॉलर्स थे, बुद्ध काल में कौन कौन से थे, जैन वाले काल में कौन कौन से रिसर्च स्कॉलर्स थे, जो यूनिवर्सिटीज थी तक्षशिला, नालंदा, ये सब कौन सी थी, इनमें कौन से स्कॉलर्स थे, कौन से लोग विजिट करने वहां आए थे, क्या उनका एडमिशन क्राइटेरिया होता था। इतना डीप से प्री इंडिपेंडेंस में क्वेश्चंस आने लगे हैं। क्या लैंग्वेज यूज करते थे, संस्कृत पहले यूज करते थे, फिर बुद्ध के समय में पाली लैंग्वेज हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें, तो बहुत वास्ट प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चंस बनने लगे। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन हायर एजुकेशन। तो ये जो हायर एजुकेशन अभी है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, आजादी के बाद वाली, इसमें कैसे हम लीड कर रहे हैं हायर एजुकेशन को। यूजीसी है हमारे पास, सीबीएसई है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, किनके क्या काम होते हैं, किनके चेयरमैन कौन रहे हैं, और ये सब चीजें। उसके बाद अगला गवर्नमेंट स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप्स, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स कौन से कमीशंस बने, उन्होंने कौन सी रिकमेंडेशंस दिए, जैसे कोठारी कमीशन हमारा आया, मुदालियर कमीशन आया,
ये कैसे कमीशंस थे, कब आए थे, क्या क्या इसमें पारित हुआ था, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा फेलोशिप के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, हायर एजुकेशन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑनलाइन इनिशिएटिव्स नया ऐड हुआ है कि ये ऑनलाइन गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या सुविधाएं जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रही हैं हायर एजुकेशन के संबंध में। तो जैसे एक डिजिटल लॉकर ऑनलाइन आ गया है जिसमें आप मार्कशीट वगैरह आप सेव करके रख सकते हो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्री कोर्सेज आप लोग को मिलते हैं। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हायर एजुकेशन में। स्वयं वगैरह तो एक दो चीजें जो हमने पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और पहले अब आप सिलेबस देखोगे तो बस स्वयं लिखा हुआ है, लेकिन अब आप देखोगे तो स्वयं से भी आएगा, मूक से भी आएगा, और उसके अंदर तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं। तो ये एक वास्ट है। इसमें आपका डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो है, करंट अफेयर्स भी है कि आजकल जो चीजें हुई होती हैं उसमें से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई करंट अफेयर जरूरी आएगा ही आपके पेपर में, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आए। ठीक है, जून के एग्जाम से पहले तो मार्च अप्रैल में एग्जाम है, एनटी के वेबसाइट पे दिखा रहा है। तो अगर है तो अच्छी बात है, तैयारी हम लोग और अच्छे से करेंगे और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं चेक कर ले रहा हूं दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो इसी बीच में। और फाइनल हम लोग देखते हैं डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स में पीपल एंड एनवायरमेंट है। इसमें भी सेम वही चीज जो मैंने बताई। सबसे पहले तो इसका सिलेबस बहुत वास्ट कर दिया गया है, करंट अफेयर्स इसमें आते हैं, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, लिस्ट बना के क्या किस सन में हुआ, किसने क्या करा, किसके अंदर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन से तो भाई बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत क्वेश्चन और बहुत डीप में बन करके आने लगा है। पॉल्यूटेंट्स, एक तरीके से जब हम बात करें एयर पॉल्यूटेंट्स की, तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जैसे हमने पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वगैरह चीजें हमने पढ़ी हैं। लेकिन अब और चीजें ऐड कर दी हैं, और केमिकल्स के नाम और ज्यादा जो है एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम इसके अंदर ऐड हो गए, जो कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रटने वाला सब्जेक्ट है। हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों रटने वाले सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जीज में अब ये जैसे मान लीजिए जो एनर्जी रिन्यू होती है, जैसे सोलर एनर्जी है तो रिन्यू हो रही है, कल भी सूरज निकलेगा, परसों भी निकलेगा। अब इसमें पूरा साइंस भी पूछा जा रहा है कि जो सोलर पैनल बन रहा है उसमें क्या टेक्नोलॉजी होती है, इससे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं इस बार। इसके अलावा वाटर से जो हमारी एनर्जी बनती है, जो डैम वगैरह हम बनाते हैं उसमें भी क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, और बहुत सारी चीजें इसमें भी डीप में चले गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। इसमें जो डेटा वाली चीजें भी बहुत आ रही हैं कि भाई कितना परसेंट इंडिया ने 2017 में सोलर से प्रोड्यूस करा, या हाइड्रो जो एनर्जी है उससे प्रोड्यूस करा। तो ये सारी की सारी चीजें एक फैक्ट्स एंड फिगर्स में भी बहुत सारी आ रही हैं कि आने वाले 10 सालों में कितना टारगेट है इंडिया का कि वो कितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये करंट अफेयर्स की चीजें मान लो, या फिर ये जो जीके की चीजें मान लो, ये भी आ रही हैं। इसके अलावा फाइनल पॉइंट है नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स फॉर एनवायरमेंट। तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, समझौते कौन कौन से हो रहे हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का हमने नाम सुना है, जो हमारी क्लाइमेट चेंज कमीशन है। इसके अलावा सोलर का जो अभी हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं या जो समझौते हो रहे हैं, इन सब के बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इससे भी डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या उसमें बात हुई। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, किस कौन से पॉइंट्स उनके अंदर हैं, किस पॉइंट में कितना प्रोग्रेस हुआ, कौन से पॉइंट्स बहुत अच्छे से रन नहीं हो पाए। ये पूरी डीप जानकारी आपको जो है पीपल एंड एनवायरनमेंट में लेनी होगी। तो ये हमारे 10 के 10 सेक्शंस हो गए। और आप सब सोच रहे होंगे, अगर किसी बच्चे ने ये पूरा देखा होगा जितना मैंने बताया, तो सोच रहा होगा, एक ही क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहा होगा, इतनी सारी चीजें अगर हैं तो उसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो इतनी सारी चीजें हैं इसको स्मार्टली कैसे तैयार करना है। क्योंकि फैक्ट बात तो ये है कि कोई भी पर्सन इन 10 के 10 सेक्शंस में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं हो सकता है। यूजीसी नेट भी ये नहीं कहता आपसे कि आपको इन सारे सेक्शंस में ही अच्छा होना है। हर जगह कुछ तरीके होते हैं करने के। जैसे अगर आपने रेलवे या एसएससी का पेपर करा होगा तो उसमें भी यही तरीका है। कोई इंग्लिश में अच्छा नहीं है, मैथ्स में ज्यादा कर लेता है। कोई मैथ्स में ज्यादा नहीं है तो ज्यादा अच्छा नहीं है, इंग्लिश में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता है।
तो यही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, सब में अच्छा नहीं होना है। अब हम इसकी बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी करोगे और जो है सही तरीका, प्रैक्टिकल तरीका। हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में सुपरमैन वाले ख्याल आते हैं। सुपरमैन वाले ख्याल मतलब कि सब करना है, सब पढ़ना है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पूरी चीजें कभी हो नहीं पाती हैं। तो ओके तो अभी हम लोग बात कर लेते, जो हमने 10 के 10 सेक्शंस देखे उनको सबसे पहले हम एक और अच्छी कैटेगरी में डाल लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शेड्यूल क्या है मेरी क्लास का, अभी ये डिसाइडेड नहीं है, आपको जल्दी डिसाइड होकर के बता दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी में भी आ जाएगा, जो स्टेटस डलता है उस पर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, जो कि थियोरी वाले सब्जेक्ट हैं, थ्योरी एंड कॉमन सेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सेक्शंस हैं। उसके अलावा 3 हमने यहाँ पे बात करी, ये कौन से हैं, ये इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगी, बिना नॉलेज के ये नहीं क्लियर हो पाएगा। ये फिर भी आप क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, तो 2-3 तो आप अगर नहीं भी पढ़ के गए होगे तब भी सही करके आओगे, लेकिन इसमें आपका कोई भी नहीं सही होगा इन तीनों के अंदर अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है रिसर्च एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद 2 सेक्शन की हमने बात की है, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले हैं। इसमें डेटा, करंट अफेयर्स, कौन सी चीज कब हुई, कैसे हुई, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हैं। वास्ट है बहुत ज्यादा, कहीं से कुछ भी आ सकता, तो ये 2 हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट है जिसमें ऐसा होता है। फिर बाकी 3 की हमने बात करी, जिसको आप कह सकते हो न्यूमेरिकल के अंदर डाल सकते हो, कुछ लगाना पड़ता है, कुछ सॉल्व करना पड़ता है, कभी फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्वेश्चन देख करके कभी आइडिया नहीं लगता है कि उसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन देखते हो पता चल जाता है, होएगा नहीं होएगा, आता है नहीं आता है, पढ़ते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या सवाल है मैथ्स का तो लगाते हो, देन फाइनल आंसर निकल के आता है। इन सब में क्या है, बाकी जो लिखे हुए हैं इसमें आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको पता होता है ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है, आता होगा तो तुरंत टिक लगा दोगे, थियोरेटिकल है। क्योंकि यहां तक जो मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें करना पड़ता है, करने के बाद ही बता सकते हो कि ये सवाल होगा कि नहीं होगा। तो आई होप कि आपकी और कैटेगरी क्लियर हुई होंगी। ये 10 के 10 जो सेक्शंस हैं ये कैसे डिजाइन है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको इनको कैसे तैयार करना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज सेक्शंस, इन सारे सेक्शंस की हम तैयारी जो है वो कैसे करें। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान दीजिए, आप इन सभी सेक्शंस में अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, पढ़ना नहीं छोड़ना है। जहां से जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, आप अनअकैडमी पे हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे ट्रेनर्स के आप लाइव क्लासेस ले रहे हो सकता है कोई दूसरी सोर्सेज हो सकता है आप यूट्यूब से ही के सहारे ही पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो आपको ये सारे सेक्शंस में कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर है। अच्छा लगे नहीं लगे, मन मार के पढ़ना है, सबको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन एक शेड्यूल बना लीजिए कब क्या पढ़ना है। अब जैसे हमने बात करी, कुछ थियरीज हैं, कुछ न्यूमेरिकल है, तो जब थियरी से बोर हो जाओ तो न्यूमेरिकल पे आ जाओ, प्रैक्टिकल पे आ जाओ, प्रैक्टिकल से बोर हो जाओ थ्योरी पे आ जाओ, फिर इंग्लिश पे आ जाओ। तो ऐसे अपना मूड बदल बदल के पढ़ो, क्योंकि बहुत वैरायटी की चीजें हैं, तो बहुत जरूरी है कि एक चीज को मत पढ़ो। हम क्या करते हैं, हम प्लान पहले बना लेते हैं कि यार मैं 1 हफ्ता टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ूंगा, 1 हफ्ता मैथ्स पढ़ूंगा, लेकिन मान लीजिए उस प्लान के अंदर क्या हो, 3-4 दिन टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ के आप बोर हो जाओ, तो अब 1 हफ्ता तो नहीं टिक सकते ना उस पर। तो प्लान पहले मत बनाओ कि मैं 1 हफ्ता ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, क्योंकि हो सकता है बोर हो जाओ, आपको क्या पता, ठीक है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ो, कुछ हो जाए, 1-2 चैप्टर हो जाए, आपको लगे अच्छा चलो कुछ और पढ़ते हैं, तो मैथ्स पे आ जाओ। तो ये शिफ्टिंग बहुत जरूरी है, स्विचिंग बहुत जरूरी है एक से दूसरे पे। अपने को रिजिड मत बनाओ, कह रहे नहीं मैंने तो टाइम टेबल बना दिया है, अब तो मैं वैसे ही पढ़ूंगा, नहीं तो फिर वो छूट जाता है टाइम टेबल, ठीक है। तो सहूलियत के हिसाब से चेंज करते रहो। मेक अ लिस्ट फॉर फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो जब भी आप जैसे हायर एजुकेशन या पीपल एनवायरनमेंट पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, कुछ भी ऐसा आया है क्या, किस ईयर में हुआ, ये किसने करा, ये कब हुआ, इसमें क्या क्या था, तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली चीजें हैं एक लिस्ट साइड में लो, एक नोट साइड में कॉपी पेन लो, एक्सेल शीट यूज करते हो वो यूज करो,
साथ में वो फैक्ट्स को नोट करते रहो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स दिख रहे हैं उनको अरेंज करते रहो। वो एक साथ आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा उसके अंदर, उस पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो जो भी नोट्स समझ रहे हो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन है, समझ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आता जा रहा है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं साइड में दूसरे नोट्स रखो, पार्टीशन कर लो अपने नोट्स का, वहां पे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लिस्ट बना करके डालते रहो। ये आपको बहुत काम आएंगे एंड में जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एज मच एज पॉसिबल। तो जब आपको मैथ्स के सवाल करना आ जाता है तो उसको वहां छोड़े ना, क्योंकि क्या होता है जब आप करना छोड़ देते हैं तो प्रैक्टिस छूट जाती है और फिर प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम के दौरान। करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, सवाल लगाते रहें, थोड़ा सा फ्री बैठे हैं, थोड़े सवाल। अब तो ऑनलाइन इतनी फैसिलिटी आप लोग के पास है, ऑनलाइन बड़े मजे से आप लोग सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे और आराम से आप लोग लगाइए। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो। अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो आप लोग इंग्लिश में सर्च करिए और उसके बाद उस वेबसाइट को गूगल के माध्यम से हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, तब आपके सवाल भी हिंदी हो जाएंगे तो आप लगा पाएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए। और कैसे पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट किया जाता है, तो गूगल क्रोम पे एक्सटेंशन आता है लैंग्वेज बदलने का, वो आप यूज करें और उससे पूरी वेबसाइट को आप ट्रांसलेट कर लें हिंदी के अंदर। ठीक है, ओके, तो मैं क्वेश्चन लूंगा बच्चों, मैं अपनी बात यहां कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोग के क्वेश्चंस पे आता हूं। ठीक है, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ योर क्लास ऑन यूट्यूब? अभी डिसाइडेड नहीं है, इतने दिन से आप कहां थे? ओके, ठीक है, तो चलिए, एजुकेशन की क्लास कब से चलेगी? क्लासेस चल रही हैं बच्चों, और आप लोग जो है बने रहे हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे, तो आपको जो है पूरी जानकारी मिलती जाएगी। ओके, अगला पॉइंट हमारा आता है हाउ मच टू स्कोर फॉर क्वालिफाइंग, हाउ मच टू स्टडी। कितना हमको स्कोर करना है? अच्छा चलिए, हमने कैटेगराइजेशन तो कर लिया, क्या क्या आता है, बहुत सारा था, बहुत डीप से आ रहा है, हमें समझ में आ गया, लेकिन अब कितना पढ़ें, कितना स्कोर करना जरूरी है, इस पे हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हाउ मच टू स्कोर फॉर क्वालिफाइंग, क्वालिफाई करने के लिए कितना स्कोर चाहिए। हाउ मच टू स्टडी, कितना हमको स्टडी करना है। सबसे पहले तो स्मार्ट लर्नर बनना है। स्मार्ट लर्नर बनने का मतलब कि आपको 100% माइंड में लेके नहीं चलना कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, ये स्मार्ट लर्निंग नहीं है, फिर आप परेशान हो सकते हैं इतना ज्यादा अगर आप लेके बर्डन चलेंगे। सबसे पहली बात तो यहां समझने वाली है कि जैसे 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस में से आपको 32 अगर आपके सही हो जाए मिनिमम तो बहुत अच्छा है, 30 भी हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन 32 कोशिश करें निकाल लें और आगे निकाल लें तो बहुत अच्छा है। तो 50 में से 32 और प्लस क्वेश्चंस सही हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मार्क्स में समझना है तो जस्ट डबल कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो मैं क्वेश्चंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं, टोटल 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, कोशिश करें 32 हो जाए, ज्यादा हो जाए तो और बढ़िया है। उसके बाद इसका क्या मतलब है कि 20 से 18 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना कि टोटल 10 सेक्शंस की हमने बात करी, टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन ये वो मिला के 10 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन से ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल आपके पास होते हैं 50 क्वेश्चंस। अगर 50 में से आप 32 क्वेश्चन सही निकालते हैं, इसका क्या मतलब है कि 18 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं ना, ये मार्जिन आपके पास है। इस मार्जिन को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब इस मार्जिन में क्या क्या आ सकता है ये आपके ऊपर है। जो सेक्शंस आपके वीक हैं वो इस मार्जिन में आ जाएंगे। मान लो हायर एजुकेशन बहुत टफ लग रहा है, मान लो पीपल एंड एनवायरनमेंट टफ लग रहा है, मान लो रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं आता है, उसी मार्जिन में आ जाएंगे। बड़ा मार्जिन है, छोटा मार्जिन नहीं है। 18 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि गलत करके ही आने, सही करके आओ जितने ज्यादा हो जाएं, लेकिन ये मार्जिन है आपके पास इस समय। ठीक है, तो बात समझना, ऐसे टारगेट मत बनाना। देखो, बना लो, कर लो, बहुत अच्छी बात है कि मैं 40-45 निकाल लो, अगर निकाल लो बहुत अच्छी बात है, आपको ही ऐड करेगा, आपके नेट जेआरएफ में सहायक होगा। लेकिन एक है ना, 50 में से 32 या 33 या 34, 35 ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अच्छी बात है, और अगली बार थोड़ी और मेहनत करना, लेकिन यहां तक अगर पहुंच गए तो इसको सही मानना। ठीक है, कि मैंने हाँ बढ़िया कोशिश करी है। क्योंकि आप अगर देखो ना कि नेट का जो परसेंटेज निकलता है, कट ऑफ निकलता है, कितना निकलता है, 50%, 55%, किसी किसी में 60%। तो मान लो अगर किसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड जो है वो 60% लाया है, तो मतलब 40% वो गलत करके आया है ना पेपर को, क्योंकि करके तो सब 100% ही आते हैं पेपर को।
लेकिन जो 60% पे नेट हो रहा है, इसका मतलब वो 40% पेपर बड़ा भाग है पेपर का, वो गलत करके आया है, तो 40% मार्जिन हो गया ना, कि मतलब 40% आप गलत कर सकते हो अगर 60% आपकी नेट की कट ऑफ आती है। सेम यहां पे भी एक नेगेटिव मार्जिन होता है कि कितना आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो, इस पे भी फोकस करना है, इसलिए सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने 10 के 10 सेक्शंस की बात करी हुई है, इसके अंदर आप 7-8 सेक्शंस को अच्छा कर लो। और 7-8 सेक्शंस का अच्छा करने का मतलब है कि 2 से 3 सेक्शन आपके वीक हो सकते हैं। ठीक है, 7 से 8 सेक्शन अगर आपके अच्छे हैं तो मतलब आपके भले एक सेक्शन में मान लो 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, 4 क्वेश्चन सही होंगे, 3 क्वेश्चन सही होंगे। और जो बुरे हैं आपके, मान लो 2-3 सेक्शन बुरे हैं, तो उसमें 5 में से आपके 1 या 2 ही क्वेश्चन सही होंगे, या एक ही क्वेश्चन मान लो सही होगा। तो ऐसे जब आप गणित लगाओगे तो आप देखोगे तो कि आपके 30-32 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत नहीं पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्ट लर्नर बनना है, हिसाब लगाना है कि मैं किस में कितना स्कोर कर सकता हूं, किस पे मेरी कमांड है, या मैं इतना इतना पढ़ लूं तो मेरी कमांड हो जाएगी, या क्या चीज बहुत वास्ट लग रही है। हायर एजुकेशन पीपल एनवायरनमेंट यार बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, उसको ऐसा आप लोग मत करो कि जो नहीं आ रही है वो आपको टेंशन दे रही है चीजें, कि यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, कैसे होगा भाई। 1-2 चीजें नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो बड़े अच्छे से आप चीजों को कर लोगे। ठीक है, तो चलिए मेरी बात खत्म हो गई है, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं आप लोग के क्वेश्चंस का जवाब देता हूं। जो मैंने आप लोगों को बताया इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो वो भी पूछ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे अपने पेपर की, और इस बार आपका जो टारगेट है नेट जेआरएफ का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, परसेंटाइल के बारे में भाई मत जानो, ये यूजीसी नेट वाले बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये परसेंटाइल में कट ऑफ निकाल देते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज में कट ऑफ निकाल देते हैं। भूल जाओ परसेंटाइल पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। परसेंट में कट ऑफ आती है, परसेंट को देखो बस, परसेंटाइल को मत देखो। टीचिंग एप्टीट्यूड कब शुरू करोगे? जल्दी होगा बेटा, आपको पता चल जाएगा। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर आप कहाँ थे, इतने दिनों बाद हैं, तो मैं थोड़ा सा एक अर्जेंट काम था जिसमें कि व्यस्त था, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। अभी भी मैं आऊँगा कुछ समय बाद। ठीक है, बीच बीच में आता रहूँगा इस तरीके से, और हम लोग जो है साथ में पढ़ाई करेंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है, ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन है? ठीक है, डेली फर्स्ट और सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, दोनों को एक साथ नहीं दे पा रहे टाइम। आकांक्षा जी पूछ रही हैं पेपर 1 पेपर 2 कैसे पढ़ें इसको। ठीक है, तो आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप 2 चीजें हैं, या तो आप पहले पेपर 1 पढ़ोगे फिर पेपर 2 पे जाओगे, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि जब पेपर 1 हम पढ़ रहे होते हैं इस दौरान हमारे दिमाग में होता है हम पेपर 2 मिस कर रहे हैं। जब हम पेपर 2 पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में होता है नहीं हम पेपर 2 मिस कर रहे हैं। तो पूरे दिन में शेड्यूल बना लो। मान लो अगर आप पूरे दिन में 6 घंटा पढ़ते हो तो 2 से 3 घंटा आप पेपर 1 को दे दो, 3 से 4 घंटा या 2 से 3 घंटा आप पेपर 2 को दे दो। शेड्यूल बना के चलो, तो कभी भी दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं उस चीज को मिस कर रहा हूं। और पेपर 1 में जिस सेक्शन को मिस कर रहे हो, सारी पढ़ाई छोड़ करके उस सेक्शन को लगाने लगो। मान लो बहुत दिन से मैथ्स नहीं लगाई है, आपको लग रहा है यार बड़े दिन हो गए, तो सारी पढ़ाई छोड़ के पेपर 1 वाले सेक्शन, पेपर 1 वाला जो शेड्यूल बनाया उसकी, फिर आप अपना पेपर जो मैथ्स है उसको लगाने लगो। ठीक है, तो आपको पर डे थोड़ा थोड़ा दोनों लगाना है, नहीं तो प्रैक्टिस छूटने लगेगी। फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे सकते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जी? हाँ बिल्कुल, आप फर्स्ट ईयर से पहले जब भी आपका मन करे आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आते आते अगर आप पेपर देते हैं तो आप एलिजिबल भी होते हैं अगर आपका नेट हो जाता है। ठीक है, आप कब से स्टार्ट करेंगे? इंतजार कर रहे हैं, पेपर 1 स्टार्ट करना है। देखो रोहित जी, इसको एक्सक्यूज लेके मत चलो कि सर कब स्टार्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है काफी बच्चे इसको एक्सक्यूज लेके चल रहे हो, सर जब स्टार्ट करेंगे अरे तभी करेंगे, सर अभी पढ़ाने वाले हैं। तो नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। जितने ट्रेनर्स इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस देखो, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस देखो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, KB10 कोड यूज कर लेना, अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो 10% का आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
एग्जाम अप्रैल में होने के चांस हैं, 60 दिन में नेट की प्रिपरेशन हो सकती है। देखो बेटा, प्रिपरेशन तो इसको ऐसा समझ लो कि किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कभी भी हो सकती है। क्या 2 घंटे में खाना बना सकते हो? बना सकते हो, लेकिन अर्जेंट हो जाए तो 30 मिनट में बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। थोड़ा शेड्यूल टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से पढ़ाई भी है, लेकिन स्वाद नहीं आएगा ना खाने में। अगर आधे घंटे में 15 मिनट में जो जल्दी जल्दी में बनाई है मैगी, उसमें कहाँ स्वाद आएगा? जो आराम से सब्जियां काट के और मसाले वगैरह सब पीस के बनाओगे तो स्वाद आएगा, अच्छी बनेगी, जिसको खिलाओगे उसको भी पसंद आएगी। तो सब हो सकती है। 60 दिन में क्या, 2 दिन में भी नेट की तैयारी हो सकती है, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा, वो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। बात समझ रहे हो? तो इसलिए जितना टाइम ज्यादा दे पाओ उतनी क्वालिटी आपके वर्क में निकल करके आएगी। ठीक है। इन अ डे कितने टाइम दूं एज आई एम इनटू पीएचडी? ओके, शुभेंदु जी पूछ रहे हैं एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए? एज मच एज पॉसिबल, जितना टाइम आप दे पाओ। दूसरा, जितना टाइम आपका पढ़ाई में लगता हो। मान लो 6 घंटा डेली का फ्री रहता है, ठीक है, 6 घंटा दे देंगे पढ़ाई को, लेकिन कॉन्सेंट्रेट हम 3 घंटे ज्यादा कर ही नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? वो 3 घंटा जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा। मेरी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, मैं कितनी देर पढ़ाई में टिक सकता हूं, उसके बेसिस पे, और दूसरा जितना टाइम फ्री रहता है उसके बेसिस पे, जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो उतना टाइम आपको देना है। ठीक है सर, विच मॉक टेस्ट इज गुड? मॉक टेस्ट से अच्छा है आप सीधा पेपर डाउनलोड कर लें एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां जो है आपको मिल जाएंगी चीजें। सर अगर 2021 के लास्ट में होने वाले नेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्टिंग करें तो प्लीज बता दो कि कैसे स्टार्ट करें। अच्छा, स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, nta.ac.in पे डाउनलोड सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको देखो पहले, बाकी सब भूल जाओ, सिलेबस भूल जाओ, जो कोई बता रहा है कोई बुक वगैरह उसको भूल जाओ, पहले जाके पेपर आप देख लो खुद से, उससे बहुत आपको आइडिया होगा, उसी से आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी जब वो पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे। नोट्स कैसे बनाएं? वानी जी सेम वही जो मैंने बोला, पेपर्स से आपको पढ़ना है, आपको खुद ही आने लगेगा माइंड में कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। अनअकैडमी पर आपकी प्रीवियस वीडियोस देख लूं सर, फिर उसमें कुछ एडिशनल कंटेंट तो ऐड नहीं होना है? रोहित जी हाँ, उसमें एडिशनल कंटेंट ऐड होना है। जो मेरी अनअकैडमी पे या यहाँ यूट्यूब पे जो वीडियोस बनी हैं वो भी उतनी ही ज्यादा रिलेवेंट हैं अगले पेपर के लिए जितनी की पहले थी, लेकिन कुछ नई चीजें हैं जो कि ऐड होंगी, लेकिन उससे पुरानी ऐसी नहीं कि वो पुरानी आएंगी नहीं, वो भी आएंगी, उनको आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उस पर आप कंटिन्यू रखिए। विच सेक्शन एंड पेपर ऑन शुड बी अवॉइडेड? ओके, तो एडवर्ड जी कौन सा सेक्शन, इनका क्वेश्चन है कि अवॉइड होना चाहिए, कौन सा सेक्शन हम पेपर उनमें ना करें? जो भी आपका कमजोर है सेक्शन उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं मैंने, अवॉइड करने का मतलब है नहीं भी समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ चीजें तो समझ में आ रही होंगी, एकदम 100% तो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, तो बिल्कुल लाइटली जो जो चीजें समझ में आ रही हैं वो पिक कर ली, जो नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, वो कहने का मतलब है कि अवॉइड करना होता है। तो जो भी आपका वीक है, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो बहुत कम इंटरेस्ट है वो हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट में है। आपका अलग हो सकता है। बहुत बच्चे कहते हैं मैथ्स छोड़ दें तो चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपको फिर मैथ्स छोड़ोगे तो डीआई भी छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, रिसर्च, किसी में आपको अच्छा भी होना पड़ेगा। तो जो आपका कमजोर है उसको अवॉइड करना है। 2 से 3 सेक्शंस ही हो सकते हैं जो अवॉइड कर सकते हो, बहुत ज्यादा वो सेक्शंस ना हो, वरना प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अगर आपके 5 ही सेक्शन जो है वो कमजोर हैं तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं करने को, आपके जो स्कोर है वो कम ही हो जाएगा। ठीक है। व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी फॉर हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन के लिए जितना डेफिनेट मटेरियल है वो पढ़ लो। जैसे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स, प्री इंडिपेंडेंस के जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो प्री इंडिपेंडेंस के जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको समझ लो थोड़ा, तो जो डेफिनेट है वो मुट्ठी में कर लो। और जो कहीं कहीं से चीजें आ रही हैं कि जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे जा रहे हैं, 2014 में कितने एनरोलमेंट हुए पीएचडी में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका क्या कर लोगे? अब इसका कुछ नहीं कर सकते हो, तो जो डेफिनेट है ना उसको तैयार कर लो, बाकी का देख लो क्या आता है, तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल तैयारी करना है।
किस टाइम पर लाइव आते हो अभी बेटा डिसाइडेड नहीं है। फर्स्ट ईयर में एलिजिबल हूँ नेट के लिए, अगर क्लियर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वैलिड होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में वैलिड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी फर्स्ट ईयर में ही उसको करा था, नेट करा था, फर्स्ट ईयर के बेसिस पे ही मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ था, पीएचडी में। ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सर आप कहाँ गायब हो गए? ओके चलिए, तो अभी आ गया हूँ, अभी गायब नहीं हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में एलिजिबल हूँ नेट एंड जेआरएफ के लिए, अगर क्लियर होता है एलिजिबल हैं क्या? अलग अलग से लग रहे हो आप? अच्छा ऐसा क्या है भाई, मैं तो वही हूँ, अलग क्यों लग रहा हूँगा? ओके, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुमार भरत चले गए और उनकी जगह कोई हम शक्ल ढूंढ करके लाया गया, कि बच्चे पूछ रहे हैं भाई आप ही पढ़ा दो उनकी जगह पे? ऐसा तो नहीं लग रहा ना किसी को? ओके, पेपर जून में है, कब है इसको हम देखते हैं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो यूजीसी एनटी नेट की वेबसाइट पे ओके, इसको हम देखते हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं मार्च में होगा पेपर, अभी कुछ पक्का पता नहीं है, देखना पड़ेगा। बट जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है तब तक इन बातों को ना माने कि मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, अभी इन बातों को ना माने जब तक कि नोटिफिकेशन फाइनल नहीं आती है। प्लीज शेयर सम टिप्स फॉर इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक के लिए बेटा टिप यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या है ना, जैसे मान लो रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसकी तो बुक्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी अच्छी रिसर्च की बुक उठा लो, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, पढ़ लो, सब उसके अंदर से आएगा। इंडियन लॉजिक की मेरी समझ से तो कोई बुक नहीं आती है, ठीक है, या आती भी होगी तो जो फिलोसॉफी के जो स्टूडेंट होंगे वो आपको बढ़िया से बता पाएंगे कि यार देखो ये वाली बुक है, इसमें ये चैप्टर यहां से चीजें आ रही हैं। एक बनी बनाई इंडियन लॉजिक की बुक नहीं आती है, बात समझ रहे हो? कहीं कुछ लिखा होगा कहीं पे, वो आपको कहीं से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो बना बनाया कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं है। जब तक नए जो बुक बनाने वाले हैं या जो अनअकैडमी पे जब कोर्सेज जो हमारे बन रहे हैं उससे आपको ये कंटेंट मिल पाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये बहुत पॉपुलर कंटेंट नहीं है, अनलाइक रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड तो हर जगह आपको मिलता है। कौन चैनल पे क्लास लेंगे? इसी चैनल पे क्लास लेंगे। वर्किंग दोनों सेक्शन को कैसे टाइम दें? आई एम वर्किंग। ओके ओके, सो मेलिटा स्टीफन पूछ रही हैं कि अगर वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, कैसे टाइम दें? जितना टाइम आपको मिलता है। दो टाइप की पढ़ाई होती है, एक तो जब आप डूब जाते हो पढ़ाई में, और दूसरी जब डूबना नहीं होता, बस उसको दिमाग में रिटेन करना होता है। जैसे मान लो आपने लिस्ट बनाई है पढ़ाई से, तो वो लिस्ट में जब आप रिविजन करते हो तो आपको डूबना थोड़ी होता है उसमें, वो तो जब लिस्ट बनाई होगी तब बिल्कुल डूबे होंगे पढ़ाई में, इसमें से निकाल निकाल के चीजों को यहां लिस्ट बना रहे होंगे। तो जब वर्क में होते हो तो वर्क में तो नहीं डूब सकते कि भाई काम भी करना है, तो ऐसे में जो लिस्ट बनाते हो, जो नोट्स थोड़े बहुत बनाते हो, कुछ जेब में रख के, बैग में रख के ले जाओ जब भी जहां वर्क करते हो। अब मुझे नहीं पता कि आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, लेकिन ये कभी कभी छोटे छोटे मौके मिल सकते हैं जहां आपने वो लिस्ट निकाली और थोड़ा देख लिया, रिवाइज कर लिया कि मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। फिर घर पे आओ, 2-3 घंटा अगर फ्री मिलता है, फिर डूब जाओ पढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा मैनेज। ओके, ऑफिशियल पर है, इंट्रोडक्शन वाले में लास्ट में देखिए। ओके चलिए देखता हूं, ठीक है, इस पे हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, नाउ बीइंग कंडक्टेड इन मार्च अप्रैल 2021। ओके, तो अच्छा, however in 2020 due to the pandemic the June 2020 examination got delayed। तो जून 2020 में जो एग्जाम था वो डिले हो गया हमारा, क्योंकि हमारा ऐसे ही हुआ था, अक्टूबर नवंबर में हुआ था। was deferred to सितंबर, ठीक है, सितंबर तक से स्टार्ट हुआ और नवंबर 2020 तक ये चला। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2020 का जो एग्जाम है वो कह रहा है कि अब शायद मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो होगा, यानी कि मार्च अप्रैल के लिए तैयार रहो। फिर भी अभी कोई
स्पेसिफिक इन्होंने डेट नहीं दी है कि मार्च में होगा या अप्रैल में होगा या मिड मार्च से स्टार्ट होकर अप्रैल तक जाएगा। हाँ, लेकिन तैयारी करना जरूरी है। इतना क्लियर हो गया है, इतना डेफिनेट हो गया है कि अब पेपर हमारा होने वाला है गर्मियों में। जब नई नई गर्मियां आएंगी तो पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए ओके, क्लास शेड्यूल बेटा जल्दी आएगा। ओके, एग्जाम में हाईएस्ट परसेंटेज कैसे लाएं? अच्छा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मतलब बार बार आप लोग मैसेज मत किया करें। मतलब ऐसे होता है ना कि जो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने वाला होता है उसका रुक जाता है। ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट्स जी बहुत बार बार मैसेजेस ना करें। ठीक है, ओके, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना है और फिर से हम लोग आते रहेंगे। अब 2021 में पेपर है, बट डेफिनेट है अप्रैल मार्च अप्रैल में हमारा पेपर होना निश्चित है। समय कम है क्योंकि इस बार जो दिसंबर वाला स्किप हुआ था उस दिसंबर वाले की भरपाई जो है अभी जल्दी पेपर होगा उससे ये लोग करेंगे। और अगर ये लोग दिसंबर वाले पेपर को उन्होंने स्किप नहीं करा है, इसको आगे कराने की लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्च के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जून में पेपर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जून और दिसंबर का इस साल का भी तो बाकी है। अगर दिसंबर पिछले साल वाला अभी ये लोग मार्च अप्रैल में कर रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, तैयारी बढ़िया रखिए, समय हमारे पास कम है और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एनटीए नेट पेपर 1 की। और मिलते रहेंगे ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।